हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 25। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले देखते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलिए देखें मोटिवेशनल थॉट किन किन लोगों ने लिखे हैं। चलो देखते हैं मोटिवेशनल थॉट। सबसे पहले ये है मिस्टर खान का। सुना है बहुत ही गुरूर है समुद्र तुझे अपने पानी पर, हमारी भी जिद है कि तुझे एक दिन पार कर जाना है। बहुत बढ़िया। सुना है बहुत ही गुरूर है समुद्र तुझे अपने पानी पर, हमारी भी जिद है कि तुझे एक दिन पार कर जाना है। ऐसी डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। कोई चीज़ टफ आई तो भागना नहीं है, वैसे ही डट के सामना करना है किसी भी चीज़ का। देखते हैं काजल ने क्या लिखा है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ़ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। शानदार लिखा है काजल ने। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप गिरोगे ना तभी आप उठोगे, वरना आपको उठने का कोई मतलब ही नहीं पता लगेगा कि हम उठे क्यों थे। जब आप गिरते हो तो आपको उठने का एहसास होता है। ये देखते हैं क्रिश वाली अनुष्का का क्या लिखा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद हराने नहीं देना चाहिए। मतलब हमें हार भी नहीं माननी है और हमें समस्याओं को खुद हराने नहीं देना चाहिए। आपकी जिस दिन आपकी क्या नाम है सोच चेंज हो जाती है, जिस दिन आप मतलब खुद में खुद डेवलपमेंट करते हो, उस दिन आपकी समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि उस दिन आपको समस्या लगती नहीं। आज आपको वो आपके साथ दिक्कत है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आप उन्हें समस्या मान रहे हो। अगर यकीन मानो, अगर आप उन्हें समस्या नहीं मानोगे ना तो आपको कभी समस्या लगेगी ही नहीं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। शुरू करते हैं गाइस, ठीक है, बिना देर करें। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या फिर हिंदी भाषा? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पाली भाषा। अच्छा, ये पाली भाषा होती कौन सी है? तो सबसे पहले आपका गौतम बुद्ध ने इसका वो किया था पाली भाषा में। और कहाँ पर दिया था आपका? कहाँ पर दिया था पहला उपदेश, बताओ। सबसे पहला उपदेश दिया था आपका सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वो आपके शिराबस्ती में दिए। ठीक है, पाली भाषा जो आपकी आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब वही आपकी पाली भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता चला जा रहा है वैसे वैसे भाषा बदलती चली है। एक बात बताऊँ आपको, जो भाषा बोली जाती है गाँव में, जो आज हम लोग बोलते हैं नॉर्मली भाषा, वो गाँव से ही स्टार्टिंग है। ठीक है, गाँव जो है वो आपकी मतलब हार्ट होता है या कंट्री का हार्ट है गाँव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर, बेंगलोर, जमशेदपुर या फिर लखनऊ? तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 3, अमरपाली किसकी एक प्रजाति है? केला, सेब, संतरा या फिर आम? तो अमरपाली किसकी एक प्रजाति है? तो ऑप्शन डी, आम की एक प्रजाति है। ये आपका उसके लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? लेखपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? तो कौन सा आपको दिखता है? तो ऑप्शन डी, वो ऑप्शन सी, मंगल ग्रह आकाश में लाल दिखाई देता है। और इसके कौन कौन से आपके उपग्रह होते हैं?
एक होता है फीबोस और एक कौन सा होता है, डीमोस। फोबोस और डीमोस जो होते हैं इसके दो उपग्रह होते हैं। ठीक है, इस पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी करके। ठीक है, और जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इस पर एक पर्वत भी पाया जाता है निक्स ओलंपिया, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है ना उससे 3 गुना बड़ा है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, मतलब 8,851 मीटर से 3 गुना बड़ा, मतलब 8×3 = 24,000 और 8×3 = 24, लगभग आपका हो गया 26,000 27,000 के आसपास, समझ रहे। 27,000 मीटर ऊंचा, अंदाज़ा लगाओ कितना ऊंचा पर्वत हो गया यहाँ पे ये। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली, देखिए आपका इस तरीके से मैप होता है, ऐसे ही बता रहा हूँ, एज्यूम कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका, महाराष्ट्र होता है, फिर गोवा होता है, फिर कर्नाटक, ये महाराष्ट्र आ गया, ये इससे ऊपर गुजरात होता है, ये कर्नाटक, ये गोवा आ गया, ये कर्नाटक आ गया। ठीक है, ये केरल आ जाता है फिर यहाँ पे। तो गुजरात और मध्य क्या नाम महाराष्ट्र के बीच होता है दादर नगर हवेली। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पास जो है आपका किसके पास है, महाराष्ट्र के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में दादर एवं नगर हवेली। ये छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं क्या बोलता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर कोलकाता? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7, बुकर पुरस्कार 1969 को किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर मैथिली साहित्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुकर पुरस्कार आपको पता ही है किस में दिया जाता है, तो ऑप्शन बी, अंग्रेजी साहित्य में ये दिया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होती है? 2 माह, 6 माह, 8 माह या फिर 12 माह? तो भारतीय संसद के बीच 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा, तो ऑप्शन बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा फास्ट तरीके से चलेंगे गाइस, बाकी तो आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता ही है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? नियंत्रक एवं महापरीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल या फिर राज्यपाल? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोला जाता है, जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कानूनी सलाह देना इसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, छठ किस प्रकार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो छठ किस प्रकार का प्रमुख पर्व है? तो ऑप्शन डी, बिहार का। क्वेश्चन नंबर 11, ओणम या ओणम बोल देंगे या ओणम बोल देंगे, एक ही बात है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, तमिलनाडु, केरल या फिर झारखंड?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कलिंग पुरस्कार 1952 के किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य, खेल से, विज्ञान से या फिर फिल्म से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विज्ञान से। एक चीज़ और, मैं अगर गाइस इसके साथ में और भी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें 2-3 मैंने 4-5 पुरस्कार ले लिए, ठीक है। अब मैं डिटेल बताऊँगा तो आप ऊपर से चला जाएगा, थोड़ा भूल से जाओगे। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही कोई पुरस्कार आएगा तो 1 बाय 1 उसके बारे में डिटेल बताऊँ। मैं इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि कौन से क्वेश्चन लिए तो उनके बारे में डिटेल बताना है, वरना वो भी कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं आपको बताता रहूँ, आपके ऊपर से जाए, पता नहीं क्या बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? स्टॉक मार्केट से, खेल से, शिक्षा से या फिर विज्ञान से? बुल एंड बियर, ये वो पीने वाला बियर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 14। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान, पत्रकारिता, खेल या फिर फिल्म? मैंने ये क्वेश्चन इसी वजह से ऐसा टाइप किया कि एक डेट इसमें ले लो और बाकी चीज़ इसमें अलग से मालूम करने के लिए ले लो। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पत्रकारिता से। क्वेश्चन नंबर 15। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? कृषि, आभूषण, मछली या फिर मांस? न्यूनतम मूल्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? कृषि के लिए। लेकिन रियलिटी देखोगे तो आप ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर जो बर्बादी होती है, देखिएगा एक चीज़ मैं बताऊँ, आप कभी भी किसी की उसमें मत आया करो, आप खुद देखा करो। आपने जो भी मतलब जो लोग किसान अगर फैमिली से हों तो उन लोगों को इस बारे में अच्छे से पता होगा। हालांकि मैं भी गांव से ही हूँ तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है कि मतलब होता क्या है। हम बहुत पहले आ गए थे मतलब, लेकिन मैंने देखा है मतलब किसान जिसकी अच्छी, जैसे कि 10 एकड़ 20 एकड़ या जो मतलब बहुत अच्छी बीघा होती है, जिनकी 10-20-50 बीघा जिनकी जगह होती है ना, उन्हें फ़ायदा होता है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं होता। 4 बीघे 5 बीघे वाले तो रोते हैं, इन लोगों को खाने के लिए निकल मिलता है। और अपने की सरकार तो पता ही है, कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। वो 2000 रुपये दे के, मतलब 2000 रुपये तो मिले, बताओ 2000 रुपये में किसान क्या कर सकता है? पूरा दिन रात लगाता है, तब वो सिर्फ खाने के लिए कर पाता है किसान। अगर आज किसान मना कर देना कि हम फसल हम भी नहीं करेंगे, आपको पता ही है बहुत सारे लोग खेती बेच बेच के अपने अपने काम में जा रहे हैं। अगर वो आज किसान मना कर देना तो समझ लो भूखे मर जाएंगे आधे लोग। और ये होने वाला है, पता क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो अपने इंडिया के अंदर होती है और किसान को कोई फ़ायदा मिलता नहीं है इतना। अगर ये सुविधा होना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, सुविधा ऐसी होना चाहिए जैसे कि मान लो बारिश होती है। फॉरेन में क्या होता है, आपका चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती वगैरह जो होती है, तो अगर मतलब बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो किसान के फसल हो गई ख़राब, तो सरकार जो है उनके कंट्रीब्यूट करती है, उन्हें प्रदान कर देती है कुछ ना कुछ उनके लिए, या बीमा देती है जो उन्हें नुकसान होता है उसका भरपाई के लिए। ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किसान इतना अमीर नहीं होता है कि वो दोबारा से उस चीज़ को कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ग्रांट एंटिकट नहर किस नदी से निकाली गई? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांट एंटिकट नहर, तो ऑप्शन डी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है?
इजीली बता सकते हो, तो ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन से 1967 में एम.एस. स्वामीनाथन ने किसकी हरित क्रांति की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 18, आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, टोटल रिफ्लेक्शन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वायु का अपवर्तनांक के बदलने के कारण, या फिर विकिरण के कारण। अपने जो अभी ये लॉकडाउन लगा है तो इस वजह से 2 करोड़ मज़दूर जो हैं वो बेघर हुए हैं, जिनके पास ना तो घर है, ना ही कुछ रहने के लिए, ना ही कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए। अभी एक मुझे आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अवेयरनेस ज़रूरी होती है। आपको पता है आरटीआई एक्ट लगाया जाता है। आरटीआई जो होता है अपने 2005 में आया था, एक एक्ट होता है, एक हालांकि पीपीटी भी होता है एक और, तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। ये 2005 में लाया गया ताकि गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो एक हर्ष नाम का लड़का है, तो उसने आरटीआई लगाया था कि जो आपका पीएम केयर है फंड, तो इसमें मतलब कितना रुपया जमा हुआ है, ताकि हमें ये नॉलेज हो। क्यों नॉलेज हो? क्योंकि रुपया जनता ने दिया है। ठीक है, उसने इस चीज़ को इंक्लूड करा था बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कि जनता ने जब रुपया दिया तो जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि कितना रुपया पीएम केयर में गया है। लेकिन आरटीआई से वहाँ से ये आ गया कि ये जो है वो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं बता सकते हम, ये जो है केवल ऑफिशियल रहेगा, ऑफिशियल तौर पर, और हम अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना रुपया होने के बाद भी गवर्नमेंट में बताने में क्या जा रहा है, लेकिन वही चीज़ें है, आपको पता है कोई भी जो है अपना वो नहीं चाहता है बुरा। तो वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण, चलो देखें क्वेश्चन नंबर 19। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, सिनेमा, खेल, या फिर विज्ञान? तो भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन डी विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 20, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, या फिर केरल? तो दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई, मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ ही देख रहा था गाइस। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो चीन है, चीन आपका भारत से अब क्यों लड़ना चाहता है, कि आखिर के इसके पीछे की वजह क्या है कि वो चीन यहाँ से लड़ना चाह रहा है भारत से। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें जो भी आगे तैयारी करेगा ना यूपीएससी लेवल की या बड़े लेवल की, तो उसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो और इस चीज़ के बारे में, डिबेट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, चीन भारत से इस वजह से लेना चाह रहा है, लद्दाख वाला एरिया उसे पता है, क्योंकि अभी एक ही रिपोर्ट में पता लगा कि चाइना में जाहिर सी बात है, जहाँ पे मतलब जनसंख्या ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ेगी। ये तो एक नॉर्मली बात है। तो चाइना में हुआ क्या, 20% से ज़्यादा वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ गई, और एक तरफा सरकार चलती, वहाँ पे कोई विपक्ष है नहीं, आपको ये बात अच्छे से पता है। ठीक है, तो इस वजह से लुभाने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया कि अब जो है दूसरे देश से युद्ध करो, और जिससे कि क्या होगा, वहाँ की जनता एकजुट होगी। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना है कि वहाँ की जनता क्या होगी, एकजुट होगी। अब वो चीन सब आपस में बात करेंगे कि इंडिया के खिलाफ ऐसा करेंगे, तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं चाइनीज़ के लोग, ठीक है, तो मतलब तरह तरह की वीडियो आ रही हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब वहाँ की जनता एक हो जाएगी कि हमारा युद्ध जो हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है, वो इंडिया पे हम कब्जा कर लेंगे, इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। तो सिर्फ वहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं हमारे खिलाफ ना बोलें, सिर्फ इस वजह से ये गेम होता है सब सरकार का। ऐसा ही किया था 1962 में जब हुआ था चीन से युद्ध,
तब चीन ने फिर तब भी ऐसा ही किया था, तब भी उस टाइम भी बेरोज़गारी बढ़ गई थी। अगर इस बात को जानना है जो मैंने अभी आपको बताया तो आप डालना सोनम वांगचुक, यूट्यूब पर सर्च करना सोनम वांगचुक, इनके बारे में जानते होगे। आमिर खान की 3 इडियट जो मूवी आई थी वो उन्हीं के ऊपर बनी हुई है। ये ग्लेशियर वगैरह और उसके लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खेल, सिनेमा, साहित्य या फिर विज्ञान? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी साहित्य में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी, अरावली, रायसीना या फिर हिमालय? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। अभी आपको पता है अब जो है दूसरी संसद बनने का कार्य हो गया है अपना, कहाँ पर? इंडिया गेट के पास। इस बारे में पता है आपको? दूसरी संसद बनेगी आपकी इंडिया गेट के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रायसीना पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 24, कोयला एक प्रकार का है, क्या है? आग्नेय चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, अपसादी चट्टान है या इनमें से कोई नहीं? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कोयला एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन सी अपसादी चट्टान है। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है आपका? एंथ्रेसाइड सबसे बढ़िया कोयला होता है। इसमें लगभग 90 से 92% क्या होता है? कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चौथ नामक कर कौन वसूलता था? मुगल, सुल्तान, मराठा या फिर कुषाण? तो चौथ नामक कर कौन वसूलता था? तो ऑप्शन सी मराठा। क्वेश्चन नंबर 26, भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर विनोबा भावे? तो भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म, विज्ञान, संगीत या फिर साहित्य? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी संगीत से। हनी सिंह का एक गाना आया था, कौन सा? ग्रैमी ले आऊँगा, ठीक है, उसी से ईजिली याद कर सकते हो। हालांकि ग्रैमी मिला नहीं। ये संगीत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार होता है किसी भी आपका भौतिक विधि में, उसी प्रकार ये संगीत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली? तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी लखनऊ ने। क्वेश्चन नंबर 29,
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, लाहौर, कानपुर या फिर जमशेदपुर? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 31, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 को किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 1958 से सरकारी क्षेत्र, जनसेवा, ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी, विज्ञान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? फेमस ये खान है हीरे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, साहित्यकारों को, फिल्म निर्देशकों को या वैज्ञानिकों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षकों को। फिल्म निर्देशकों को तो हर उसमें मिलता है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे आ गया, मैंने सोचा आपको बता दूं अवेयरनेस के लिए। ये पता है आपको, जो फिल्मी हीरो वगैरह होते हैं, हीरो हीरोइंस, इनकी फ़ीस मालूम है? जानकर आप हैरान रह जाओगे। 50 करोड़, 55 करोड़। सबसे ज़्यादा फ़ीस है आपकी सलमान खान की, लगभग 55 करोड़। फिर उसके बाद आता है आपका नंबर शाहरुख खान का 50 करोड़, और लगभग 40 से 45 करोड़ आपके रहते हैं आमिर खान के। फिर उसके बाद अक्षय, ऋतिक रोशन और फिर और भी हीरोज़ आ जाते हैं। ये लोगों की इतनी हाई फीस है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं गवर्नमेंट, यहाँ पर नॉर्मली कोई बंदा जॉब करता है गवर्नमेंट की, तो उसे ज़्यादा में ज़्यादा कितने मिलते हैं? 40,000 50,000 रुपये पर महीने, और इन्हें एक मूवी का इतना मिलता है। इन्हें मिलना चाहिए, मतलब थोड़ा तो कम मिलना चाहिए। इतना रुपया मिलता है, उसके बाद भी कोई वो नहीं। लेकिन मदद सिर्फ 3 ही 4 लोग करते हैं इंडस्ट्री में। एक आपका सलमान खान सबसे ज़्यादा करता है, दूसरा आपका शाहरुख खान नहीं करता, अरे आपका अक्षय कुमार मदद करता है, और सोनू सूद ने अभी भी आपको पता है कि मज़दूरों की कितनी मदद की। ठीक है, सोनू सूद जो है मुझे रियल हीरो लगा, रियल हीरो, क्योंकि इतनी काफ़ी मदद की लोगों की, काफ़ी लोगों को घर पहुंचाया। एक मैं रिलेटेड चीज़ बता देता हूँ। एक महिला, मतलब गर्भवती महिला थी, तो वो अपने घर पहुंची, तो उसके बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद ही रख दिया। ठीक है, खुशी के चक्कर में कि वो अपने घर पहुंच गई सही सलामत। क्वेश्चन नंबर 34, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? तो ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 35, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में या फिर संसद में? तो धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा में। एक धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो किसी भी संसद में ला सकता है, लोकसभा में या संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में। बाकी और बिल होते हैं, चाहे वो राज्यसभा में पहले आ जाएं या फिर लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 36,
उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है, मतलब टैक्स है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उपहार या फिर ए और बी दोनों? तो उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स तो आपके पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। चलो एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखना। बाकी जो है इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदने गए, जीएसटी है। जीएसटी आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, ठीक है, तो 10,000 में ऑलरेडी आपका मतलब 2,000 1,000 जितने भी जुड़ा हुआ होगा टैक्स, तो वो आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट हो गया। मतलब मोबाइल वाला ये नहीं कहेगा आपसे कि आप जो है 1,000 रुपये अलग से टैक्स दो। आया समझ में? वो उसी में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, आपको देना ही देना है। क्वेश्चन नंबर 37, कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जमशेदपुर, ग्वालियर या फिर दिल्ली? तो कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 38, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? वीर सैनिकों को, खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को, वैज्ञानिकों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 39, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर बिहार? एक बात याद रखना, जो बिहू है ना आपका, बिहू कहीं पर भी लग जाए, लोकल बिहू कहीं कैसा भी बिहू लग जाए, तो आप समझ जाना ये किससे होगा आपका रिलेटेड? असम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असम से। क्वेश्चन नंबर 40, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? 1955, 1930, 1969 या फिर 1972? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये क्या हो रहा है इसमें? एक मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1969 में। अच्छा, इनके बारे में जान लेते हैं। जो इंडस्ट्री की शुरुआत बोली जाती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत, पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत मान लो तो इन्हीं से ही बोली जाती है, दादा साहब फाल्के से। इन्होंने 1913 में पहली मूवी बनाई थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो बहुत ही सच्चे राजा थे। तो ये क्या थी आपकी? अनकलर्ड मूवी थी, और उसके अलावा ये बोलने वाली फिल्म नहीं थी। बाकी जो पहली बार मूवी बोलने वाली आई थी वो आपकी कब आई थी? मूक फिल्म कौन सी आई थी बोलने वाली? आलम आरा 1931 में आई थी। कब आई थी? 1931 में आई थी। और किसने बनाई थी? कौन निर्देशक था? आर्देशर ईरानी ने। क्वेश्चन नंबर 41, शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा, फेफड़ा? तो शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ऑप्शन ए यकृत, आपके यकृत में रहता है, लीवर में रहता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल इसे बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। ये मेनली किस में पाया जाता है? आपका गाजर में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? रतौंधी रोग होता है, जो कि रात में चलने की बीमारी भी होती है, वो भी इसी की रोग की वजह से होती है। और देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गए। गाइस, वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें, जो आपको साइड में घंटी दिखती है ना, उसे दबा लेना है, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। घर पर रहें, सेफ रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। ओके, बाय।
बाय एवरीवन।